हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारत, पाकिस्तान और चाइना के चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या है भारत, क्या है चीन और क्या है पाकिस्तान के विकास रणनीतियां, और ये तीनों देश किस तरह से आपस में ग्रोथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको, वो ये बताया था कि किस तरह से तीनों देश काम कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि चीन ने अपने देश में विकास करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई थी, और इसकी रणनीतियां थोड़ी सी अहम रहने वाली हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, चीन की रणनीतियां पढ़ने वाले हैं। तो आप चीन की रणनीतियों पर जरा विशेष ध्यान देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था चीन की विकास रणनीतियां में कि चीन के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक अर्थव्यवस्था है। सामाजिक को आप योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में आप इसे कमांड इकोनॉमी बोल सकते हो, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल सकते हो। और इस इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सारा सरकार का होता है। किसका? सरकार का होता है। तो आप याद रखिएगा, जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि भारत और पाकिस्तान के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित में ये देखने को मिलता है कि सरकारी क्षेत्र तो काम करता ही करता है, लेकिन उसके साथ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने क्या करा, अपने देश में केवल सरकारी उद्यम को चलाया, और या कहो उन्हीं पर फोकस किया। और एक और चीज याद रखिएगा, आपको बता दूं, चीन के अंदर ना लोकतंत्र एक तरह से है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सिंगल पार्टी है, तो वही खड़ी होती है और वही जीतती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा हो गया कि क्लास में एक ही बच्चा है, वो हमेशा फर्स्ट आता है। क्यों? सेकंड आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास में एक ही बच्चा है। तो वहां पर चीन का जो विकास पथ है, उसके लिए अच्छी बात भी है और बेकार बात भी है। अच्छी बात किस वजह से है कि अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है चाइना में। तो वही पहला पॉइंट देखो क्या बोला है, एक दलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। के बाद अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों, भूमि जिनका स्वामित्व संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जो सरकारी नियंत्रण में लाया गया। देखो, पहले कोई भी करता हो, लेकिन 1949 के बाद सारा का सारा नियंत्रण किसका आ गया? सरकार का, जैसा मैंने अभी बताया था। ठीक है। उसके बाद अपने देश की ग्रोथ करने के लिए इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपनाई 1958 में। आप सभी को बताऊं कि जो चीन है उसके अंदर, चीन के हर देश के अंदर दो चीज होती है। एक तो होता है ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण, और एक होते हैं कौन से, शहरी क्षेत्र। तो दोनों के विकास के लिए उन्होंने क्या करा, देखो इसके लिए लेके आए वो कम्यून सिस्टम, ये क्या था, और इसके लिए लेके आए क्या, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, या कह लो आप इसके लिए औद्योगिकरण लेके आए, औद्योगिकरण। तो हुआ क्या, 1958 की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने शहरों में बोला कि यहां पर जितने हो सके उद्योग लगाओ। लोगों के पास गए, लोगों से बोला अगर आप उद्योग लगाएंगे तो अच्छी बात होगी, अगर आपके पास जगह नहीं तो घर के पीछे बैकयार्ड में, आंगन में आप लगाइए, लेकिन आप क्या लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, कंपनी लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए। सेम ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री ना लगाने के लिए बोला गया, ना लगाकर कम्यून सिस्टम के लिए बोला गया। विच मीन्स आप खेती करेंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको खेती क्या करनी है। अगर आप यहाँ पर 100 किसान हैं तो उन 100 किसानों को कौन सी फसल उगानी है ये हम बताएंगे। तो ये डिसाइड हुआ किसके अंदर, कम्यून सिस्टम के अंदर। तो ये थी इनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। जरा देखते हैं क्या था। सन 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है, नामक अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े, बोले तो घर के पीछे वाले हिस्से में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। खासकर कहां पर, शहरों की बात हो रही है, गांव में कम्यून सिस्टम चला था। ठीक है। तो दो पॉलिसी तो इंपॉर्टेंट ये हो गई। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी आती है कब, 1965 में, जिसका नाम है, जो माओ वहाँ के कह लो लीडर थे, वो लेके आए थे, माओ तुंग। और उन क्या पॉलिसी का नाम था, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। हिंदी में थोड़ा अजीब से लग रहा होगा, बट इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनसे बोला गया, प्लस जितने भी प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल्स ध्यान रखना, इन्हीं को प्रो बोलते हैं, प्रोफेशनल थे जो किसी भी चीज़ की फील्ड की स्टडी करते हैं, किसी भी फील्ड की परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। तो इन लोगों से बोला गया कि आप जाइए कंट्री साइड, बोले तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और वहां के लोगों के साथ काम कीजिए, उनको काम बताइए भी और सीखे भी। तो इस
इससे होगा क्या, वो लोग आपसे सीखेंगे और इससे हमारे देश का विकास होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा बसती है। तो के आरंभ में किया गया, कब? 1965 में। इसके अंतर्गत छात्रों एवं विशेषज्ञों प्रोफेशनल को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने एवं अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तो अच्छी बात क्या रहेगी, इससे गांव के लोग भी सीख पाएंगे, प्लस गांव का जो विकास कम होता है वो भी क्या होगा, तेजी से होगा। उसके बाद मैंने बताया था जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी आई तो उसी के साथ कम्यून सिस्टम आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रकृति की खेती को प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। सामूहिक रूप से खेती करने का मतलब है सब लोग एक ही फसल उगा रहे हैं। और उसे बोला क्या, किसने बोला है? उन्हें बोला कम्यून ने, जो सरकार ने लोग बनाए, जमींदार बनाए ना, उन्हें कम्यून बोलते थे वहाँ पर, उन्होंने बोला है। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी और अपनाई उन्होंने अपने देश के विकास के लिए, वो क्या थी? उन्होंने अपनाई दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति। ये क्या था? इसको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति। इसमें उन्होंने क्या बोला, सरकार ने सबसे बोला, मान लो आप ही विक्रेता हो कि देखो आप जो मार्केट में फसल बेचते हो, मार्केट में सामान बेचते हो, बेचो किसी रेट, जो मार्केट में रेट चल रहा है, लेकिन एक रेट हम बताएंगे, सरकार बताएगी, उसी रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए पेन ले लेते हैं कि पेन का मार्केट में प्राइस है 5 रुपये, जो कि बिकता है, खरीदते हैं और बेचते हैं लोग। लेकिन सरकार ने बोला इस पेन को आप, लेकिन कुछ क्वांटिटी को आपको 3 रुपये में बेचना पड़ेगा। जैसे मान लो आप मार्केट में अपने 10,000 पेन बेचते हैं, तो 10,000 में से 2,000 जो पेन है वो आपको 3 रुपये के हिसाब से बेचने हैं, और बाकी के जो 8,000 है वो आप मार्केट के हिसाब से बेच लो। तो यहाँ पर दोहरी कीमत नीति आ गई। अच्छा, इससे हो सकता था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाजार कीमतों को, उनको फायदा हो जाएगा, तो इसे बोला गया दोहरी कीमत नीति। इसका अर्थ था कि कीमत निर्धारण 2 तरीके से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे, और शेष वस्तुएं बाजार मूल्य पर खरीदी और बेची जाती थी। तो मतलब एक ही चीज को 2 बार खरीदा और बेचा जा रहा था, 2 बार मतलब अलग अलग रेट पे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने देश में ग्रोथ करने के लिए, यहां पर नहीं दिया, मैं बता दूं, वो क्या लेके आए? 1978 में उन्होंने अपनी देश में आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, और विदेशी कंपनियां जो इंडिया में नहीं, चाइना में आना चाहती थी, उनको बोला कि आप आइए और यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये करा। तो वही चीज बता रहा है, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए। कब? 1978 के बाद। ये क्या होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र? विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो देश के अंदर चुने जाते हैं, और वहां पर कंपनियों से बोला जाता है अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर अपनी कंपनी लगाएंगे, तो आपको बिजली, पानी, टैक्स में हम क्या देंगे? छूट देंगे। तो उससे कंपनी का फायदा, फैक्ट्री का फायदा, प्लस वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता था। तो ऐसे एरिया जो चूज किए जाते थे केवल फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो उन्हें बोलता था विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऐसा इंडिया ने भी करा है। इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे हैं, कोच्चि हो गया, नोएडा हो गया, सूरत हो गया, ऐसे कई सारे 7 जगह है। अच्छा, स्थापित किए ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में ध्यान दिया जाता था, और देश के सामान्य आर्थिक कानून के पूर्णतः लागू नहीं किया जाता था। मतलब उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था, वहां पर उतने रिस्ट्रिक्ट कानून नहीं होते थे। ये याद रखिएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपनाई किसने? चाइना ने, अपने देश की ग्रोथ करने के लिए। अब बात करते हैं हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या करा? देखो, पाकिस्तान ने सारा कुछ सरकारी नहीं करा था, उसने सरकारी बोले तो सार्वजनिक प्लस निजी दोनों क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। तो मैंने बताया था कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित है। तो मिश्रित में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं। तो वही बोल रहा है, पाकिस्तान ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक। दूसरा, उन्होंने संरक्षण दिया। किसको? पाकिस्तान ने उपभोक्ता वस्तु के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर अप्रत्यक्ष आयात नियंत्रण की नीति अपनाई। उन्होंने क्या करा? जो मशीनें थी उन्हें बाहर से मंगाने पे मनाही कर दी कि आप बाहर से मशीनें नहीं मंगा सकते थे। बोले तो कौन सा वस्तु है? ये होती थी पूंजीगत वस्तुएं। और जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उनके विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करी, उनके प्लांट लगाए, डेली नीड्स की चीजें थी उनको बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। लगभग भारत जैसा ही था।
दूसरा, भारत ने जैसे 1965 के बाद हरित क्रांति अपनाई, वैसे ही इन्होंने भी अपने देश में हरित क्रांति अपनाई थी। मतलब वो अपने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहते थे। तो हरित क्रांति का आगमन ने चुनिंदा क्षेत्रों में आधारिक संरचना में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इनका भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, 1970 के टाइम पे ना इन्होंने अपने देश में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार का कंट्रोल में लेना। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार द्वारा नियंत्रण लेना। तो जितने भी सरकार ने पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले, मशीन बनाने वाले उद्योग थे, उनको सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। खाली इनने नहीं करा था, इंडिया ने भी करा था। इंडिया ने 1969 में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सारे बैंक जितने भी थे उनको सरकार के कंट्रोल में ले लिया था। वैसे इन्होंने पूंजीगत वस्तुएं बनाने वालों को कंट्रोल में ले लिया था। और इन्होंने भी, जैसे चाइना ने 1978 में अपने देश में क्या करा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसे ही पाकिस्तान ने 1988 में संरचनात्मक आर्थिक सुधार लागू किए। किसकी? IMF, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आकर। मुख्य जोर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही है। बाकी इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, प्लस नोट्स आप देखेंगे जरा तो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिए हैं। बाकी ये सारे नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में इसके आगे के डिस्कस करेंगे। हम जनसांख्यिकीय आंकड़े देखेंगे, तीनों देशों की तुलना करेंगे, भारत, पाकिस्तान और कहाँ पे स्टैंड करते हैं जनसंख्या मामले में, जनसंख्या की ग्रोथ के मामले में, GDP के मामले में। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारत, पाकिस्तान और चाइना के चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या है भारत, क्या है चीन और क्या है पाकिस्तान के विकास रणनीतियां, और ये तीनों देश किस तरह से आपस में ग्रोथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको, वो ये बताया था कि किस तरह से तीनों देश काम कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं? आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि चीन ने अपने देश में विकास करने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई थी, और इसकी रणनीतियां थोड़ी सी अहम रहने वाली हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? चीन की रणनीतियां पढ़ने वाले हैं। तो आप चीन की रणनीतियों पर जरा विशेष ध्यान देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था चीन की विकास रणनीतियां में कि चीन के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? सामाजिक अर्थव्यवस्था है। सामाजिक को आप योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में आप इसे कमांड इकोनॉमी बोल सकते हो, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल सकते हो। और इस इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? सारा सरकार का होता है। किसका? सरकार का होता है। तो आप याद रखिएगा, जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि भारत और पाकिस्तान के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित में ये देखने को मिलता है कि सरकारी क्षेत्र तो काम करता ही करता है, लेकिन उसके साथ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने क्या करा? अपने देश में केवल सरकारी उद्यम को चलाया, और या कहो उन्हीं पर फोकस किया। और एक और चीज याद रखिएगा, आपको बता दूं, चीन के अंदर ना लोकतंत्र एक तरह से है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सिंगल पार्टी है, तो वही खड़ी होती है और वही जीतती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा हो गया कि क्लास में एक ही बच्चा है, वो हमेशा फर्स्ट आता है। क्यों? सेकंड आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास में एक ही बच्चा है। तो वहां पर चीन का जो विकास पथ है उसके लिए अच्छी बात भी है और बेकार बात भी है। अच्छी बात किस वजह से है कि अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो ना कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है चाइना में। तो वही पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, एक दलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। के बाद अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों, भूमि जिनका स्वामित्व संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जो सरकारी नियंत्रण में लाया गया। देखो, पहले कोई भी करता हो, लेकिन 1949 के बाद सारा का सारा नियंत्रण किसका आ गया? सरकार का, जैसा मैंने अभी बताया था। ठीक है, उसके बाद अपने देश की ग्रोथ करने के लिए इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपनाई 1958 में। आप सभी को बताऊं कि जो चीन है उसके अंदर, चीन क्या, हर देश के अंदर दो चीज होती है। एक तो होता है ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण, और एक होते हैं कौन से? शहरी क्षेत्र। तो दोनों के विकास के लिए उन्होंने क्या करा? देखो, इसके लिए लेके आए वो कम्यून सिस्टम, ये क्या था, और इसके लिए लेके आए क्या? ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, या कह लो आप इसके लिए औद्योगिकरण लेके आए, औद्योगिकरण। तो
तो हुआ क्या, 1958 की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने शहरों में बोला कि यहाँ पर जितने हो सके उद्योग लगाओ। लोगों के पास गए, लोगों से बोला अगर आप उद्योग लगाएंगे तो अच्छी बात होगी, अगर आपके पास जगह नहीं तो घर के पीछे बैकयार्ड में, आंगन में आप लगाइए, लेकिन आप क्या लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, कंपनी लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए। सेम ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री ना लगाने के लिए बोला गया, ना लगाकर कम्यून सिस्टम के लिए बोला गया, विच मीन्स आप खेती करेंगे लेकिन हम बताएंगे आपको खेती क्या करनी है। अगर आप यहाँ पर 100 किसान हैं तो उन 100 किसानों को कौन सी फसल उगानी है ये हम बताएंगे। तो ये डिसाइड हुआ किसके अंदर, कम्यून सिस्टम के अंदर। तो ये थी इनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। जरा देखते हैं क्या था। सन 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है, नामक अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े, बोले तो घर के पीछे वाले हिस्से में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। खासकर कहां पर, शहरों की बात हो रही है, गांव में कम्यून सिस्टम चला था, ठीक है। तो 2 पॉलिसी तो इंपॉर्टेंट ये हो गई। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी आती है कब, 1965 में, जिसका नाम है, जो माओ वहाँ के चलो लीडर थे वो लेके आए थे, माओ तुंग, और उन क्या पॉलिसी का नाम था, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। हिंदी में थोड़ा अजीब से लग रहा होगा बट इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनसे बोला गया, प्लस जितने भी प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल्स ध्यान रखना, इन्हीं को प्रो बोलते हैं, प्रोफेशनल थे जो किसी भी चीज़ की फील्ड की स्टडी करते हैं, किसी भी फील्ड की परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। तो इन लोगों से बोला गया कि आप जाइए कंट्री साइड, बोले तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और वहाँ के लोगों के साथ काम कीजिए, उनको काम बताइए भी और सीखिए भी। तो इससे होगा क्या, वो लोग आपसे सीखेंगे और इससे हमारे देश का विकास होगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव में पॉपुलेशन ज़्यादा बसती है। तो के आरंभ में किया गया कब, 1965 में। इसके अंतर्गत छात्रों एवं विशेषज्ञों, प्रोफेशनल को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने एवं अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तो अच्छी बात क्या रहेगी, इससे गांव के लोग भी सीख पाएंगे, प्लस गांव का जो विकास कम होता है वो भी क्या होगा, तेजी से होगा। उसके बाद मैंने बताया था जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी आई तो उसी के साथ कम्यून सिस्टम आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रकृति की खेती को प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। सामूहिक रूप से खेती करने का मतलब है सब लोग एक ही फसल उगा रहे हैं। और उसे बोला क्या, किसने बोला है, उन्हें बोला कम्यून ने, जो सरकार ने लोग बनाए, जमींदार बनाए ना, उन्हें कम्यून बोलते थे वहां पर, उन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी और अपनाई उन्होंने अपने देश के विकास के लिए, वो क्या थी, उन्होंने अपनाई दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति। ये क्या था, इसको इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति। इसमें उन्होंने क्या बोला, सरकार ने सबसे बोला, मान लो आप ही विक्रेता हो, कि देखो आप जो मार्केट में फसल बेचते हो, मार्केट में सामान बेचते हो, बेचो किसी रेट, जो मार्केट में रेट चल रहा है, लेकिन एक रेट हम बताएंगे, सरकार बताएगी, उसी रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए पेन ले लेते हैं कि पेन का मार्केट में प्राइस है 5 रुपये, जो कि बिकता है, खरीदते हैं और बेचते हैं लोग। लेकिन सरकार ने बोला इस पेन को आप, लेकिन कुछ क्वांटिटी को आपको 3 रुपये में बेचना पड़ेगा। जैसे मान लो आप मार्केट में अपने 10,000 पेन बेचते हैं, तो 10,000 में से 2,000 जो पेन है वो आपको 3 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, और बाकी के जो 8,000 हैं वो आप मार्केट के हिसाब से बेच लो। तो यहाँ पर दोहरी कीमत नीति आ गई। अच्छा, इससे हो सकता था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाजार कीमतों को, उनको फायदा हो जाएगा, तो इसे बोला गया दोहरी कीमत नीति। इसका अर्थ था कि कीमत निर्धारण 2 तरीके से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे, और शेष वस्तुएं बाजार मूल्य पर खरीदी और बेची जाती थी। तो मतलब एक ही चीज को 2 बार खरीदा और बेचा जा रहा था, 2 बार मतलब अलग अलग रेट पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने देश में ग्रोथ करने के लिए, यहां पर नहीं दिया मैं बता दूं, वो क्या लेके आए, 1978 में उन्होंने अपनी देश में आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार किए, आर्थिक सुधार का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, और विदेशी कंपनियां जो इंडिया में नहीं, चाइना में आना चाहती थी, उनको बोला कि आप आइए और यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये करा। तो वही चीज बता रहा है, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए। कब, 1978 के बाद। ये क्या होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र? विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो देश के अंदर चुने जाते हैं, और वहां पर कंपनियों से बोला जाता है अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर अपनी कंपनी लगाएंगे, तो आपको बिजली, पानी, टैक्स में हम क्या देंगे, छूट देंगे। तो उससे कंपनी का फायदा, फैक्ट्री का फायदा, प्लस
वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता था। तो ऐसे एरिया जो चूज़ किए जाते थे केवल फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो उन्हें बोलते थे विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऐसा इंडिया ने भी करा है। इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे हैं, कोच्चि हो गया, नोएडा हो गया, सूरत हो गया, ऐसे कई सारे 7 जगह हैं। अच्छा, स्थापित किए ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में ध्यान दिया जाता था और देश के सामान्य आर्थिक कानून के पूर्णतः लागू नहीं किया जाता था। मतलब उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था, वहां पर उतने रिस्ट्रिक्ट कानून नहीं होते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपनाई किसने? चाइना ने, अपने देश की ग्रोथ करने के लिए। अब बात करते हैं हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या करा? देखो, पाकिस्तान ने सारा कुछ सरकारी नहीं करा था, उसने सरकारी बोले तो सार्वजनिक प्लस निजी दोनों क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। तो मैंने बताया था कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित है। तो मिश्रित में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं। तो वही बोल रहा है, पाकिस्तान ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक। दूसरा, उन्होंने संरक्षण दिया। किसको? पाकिस्तान ने उपभोक्ता वस्तु के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर अप्रत्यक्ष आयात नियंत्रण की नीति अपनाई। उन्होंने क्या करा? जो मशीनें थी उन्हें बाहर से मंगाने पे मनाही कर दी कि आप बाहर से मशीनें नहीं मंगा सकते थे। बोले तो कौन सा वस्तु है? ये होती थी पूंजीगत वस्तुएं। और जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उनके विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करी, उनके प्लांट लगाए, डेली नीड्स की चीजें थी उनको बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। लगभग भारत जैसा ही था। दूसरा, भारत ने जैसे 1965 के बाद हरित क्रांति अपनाई, वैसे ही इन्होंने भी अपने देश में हरित क्रांति अपनाई थी। मतलब वो अपने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहते थे। तो हरित क्रांति का आगमन ने चुनिंदा क्षेत्रों में आधारिक संरचना में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इनका भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, 1970 के टाइम पे ना इन्होंने अपने देश में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार का कंट्रोल में लेना। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार द्वारा नियंत्रण लेना। तो जितने भी सरकार ने पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले, मशीन बनाने वाले उद्योग थे, उनको सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। खाली इनने नहीं करा था, इंडिया ने भी करा था। इंडिया ने 1969 में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सारे बैंक जितने भी थे उनको सरकार के कंट्रोल में ले लिया था। वैसे इन्होंने पूंजीगत वस्तुएं बनाने वालों को कंट्रोल में ले लिया था। और इन्होंने भी, जैसे चाइना ने 1978 में अपने देश में क्या करा था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसे ही पाकिस्तान ने 1988 में संरचनात्मक आर्थिक सुधार लागू किए। किसकी? IMF, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आकर। मुख्य जोर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही है। बाकी इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, प्लस नोट्स आप देखेंगे जरा तो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिए हैं। बाकी ये सारे नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में इसके आगे के डिस्कस करेंगे। हम जनसांख्यिकीय आंकड़े देखेंगे, तीनों देशों की तुलना करेंगे, भारत, पाकिस्तान और कहाँ पे स्टैंड करते हैं जनसंख्या मामले में, जनसंख्या की ग्रोथ के मामले में, GDP के मामले में। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।